हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो 6 अक्टूबर को जो आज परीक्षा हुई है उसके संबंध में ये वीडियो है। तो जो आज प्रश्न पूछे गए हैं तो उनमें से चुनिंदा प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, आगे की तिथियों में उनकी परीक्षा है या अगले माह में उनकी परीक्षा है, तो वो भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही प्रश्न रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। और जितने भी हम यहाँ पर प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, आप उन वीडियो का ज़रूर अध्ययन करिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आपको समय पर होती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे फायरवॉल जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि राउटर और गेटवे तो होते हैं लेकिन फायरवॉल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये फायरवॉल हमारे अकाउंट की सुरक्षा से संबंधित होता है, तो ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक हडूप पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोजेक्ट प्रिज्म। जो फेसबुक है वो हडूप पर आधारित प्रोजेक्ट प्रिज्म पर बड़ा डेटा संग्रहित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल ऐप से ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं? तो आपको भी पता होगा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हम IRCTC का जो ऐप है उसके माध्यम से हम ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ है? तो डेडिकेटेड जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं केवल एक टास्क के लिए, यानी एक कोई कार्य उनके लिए निर्धारित होता है कि सिर्फ वही कार्य उनको करना है। तो ऐसे कंप्यूटर जो एक टास्क के लिए आवंटित होते हैं तो उन्हें डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका बी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेट बैंकिंग में GST लगता है? तो देखिए, नेट बैंकिंग में GST नहीं लगता है। हाँ, जो NEFT वगैरह किया जाता है या RTGS किया जाता है उसमें कुछ शुल्क बैंक के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन वो GST के रूप में नहीं होता है। वो बैंक के द्वारा डायरेक्टली शुल्क, उस सेवा का शुल्क वसूल किया जाता है। तो इसलिए GST नहीं लगता है का जवाब फॉल्स, गलत, यानी नहीं लगता है। अगला प्रश्न, एन्क्रिप्शन में साइफर क्या है? तो एन्क्रिप्शन में साइफर एक टेक्स्ट है, एन्क्रिप्शन टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हमें जाना है तो पेज डाउन कर करके हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते जाएंगे एक एक करके। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज सर्चिंग हिस्ट्री कहाँ से होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्राउज़र पे सेव होती है। अगला प्रश्न, वेब पेज प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वेब पेज प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+P। हम सभी एप्लीकेशंस पे देखेंगे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल वगैरह हों या जो है लिब्रे ऑफिस का हो, तो उसमें अगर हमें पेज को प्रिंट करना है तो उस शॉर्टकट कुंजी Ctrl+P ही होती है। उसी प्रकार से वेब पेज में भी पूछा जा रहा है, तो वेब पेज में भी जो प्रिंट करने की कुंजी है वो है Ctrl+P। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉडेम जिसे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है वह
खालिस्तान मॉडेम है, तो वह है वायरलेस मॉडेम है। टेलीफोन लाइन से जिसे हम कनेक्ट नहीं करते हैं ऐसी मॉडेम, वो वायरलेस मॉडेम कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्विच क्या है। देखिए स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन वो हब का और जो है सुधरा हुआ रूप है, और उसमें जो है नई फैसिलिटीज़ हैं, तो हब से बेहतर है। वो कहें कि स्पीड के मामले में भी हब से बेहतर है। तो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, स्विच। तो आप जो है जो ऑन ऑफ वाले स्विच होते हैं, चाहे वो लाइट का हो या फ़ैन वगैरह के हों, तो उनसे आप कंपैरिजन नहीं करें। स्विच यहाँ पर जो होता है वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है केबल के माध्यम से, तो वो स्विच कहलाती है। तो वो हब जो है ओल्ड डेटेड डिवाइस है, और स्विच थोड़ा सा उससे अपग्रेड वर्जन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जब एक ब्लॉकचेन विभाजित होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए जो विभाज्य शब्द है वो है फॉर्क। जब ब्लॉकचेन स्प्लिट होता है तो उसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो फॉर्क यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, स्नाइपिंग का उपयोग खालिस्तान फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्नाइपिंग का प्रयोग पैसिव अटैक फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो वो कहलाता है वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन जो होते हैं वो सर्वर के अलावा जो नोड्स होते हैं उनमें स्पेशली डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर का यूज़ जो किया जाता है वो वर्क स्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फाइलों को और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका है, वो है नेटवर्क। यदि फाइल और जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे प्रिंटर है या स्कैनर है या आपका लाइट पेन है या आपका डीवीडी ड्राइव है, इन सब का यूज़ अगर आप करना चाहते हैं, किसी एक कंप्यूटर पे लगा हुआ है और बाकी उस नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं, वो सब साझा कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क के द्वारा ही साझा कर सकते हैं अगर आपस में जुड़े होंगे तो। अगला प्रश्न, वह बुनियादी लेन देन जो AEPS पंजीकरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, तो वो है परचेजिंग एट फेयर सोप्स। ठीक है, तो APS के माध्यम से ITR फाइलिंग, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी ये की जा सकती है, लेकिन परचेजिंग एट फेयर सोप्स नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न, उमंग में जी का क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए उमंग की हम जो है फुल फॉर्म आपको बता भी चुके हैं कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो जी उमंग में जी जो है वो गवर्नेंस वर्ड को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको समय समय पर अपने होम पेज को अपडेट क्यों करना चाहिए। अब हमारी वेबसाइट है उसकी होम पेज को हमें समय समय पर क्यों अपडेट करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। लोगों को यह दिखाने के लिए कि आपकी साइट वापस लौटने लायक है। ठीक है, नए उत्पादों या पहले से मौजूद उत्पादों पर विशेष और जानकारी प्रदान करने के लिए, बार बार साइट का प्रयोग करने वालों को ताज़ा सामग्री देने के लिए। तो देखिए आपने देखा होगा ये सभी चीज़ें सूट करती हैं यदि आप अपने होम पेज को, वेबसाइट के होम पेज को लगातार अपडेट करते रहें समय समय पर। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है CMS का फुल फॉर्म क्या है। तो CMS से तात्पर्य है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें।
अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग 3G में किया गया, फॉल्स। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ 3rd जनरेशन में नहीं किया गया। अगला प्रयोग, अगला प्रश्न, 1000 GB किसके बराबर होती है? तो 1000 GB बराबर 1 TB, 1 टेराबाइट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? तो उसका सही जवाब है नॉर्मल मोड। पूरी स्क्रीन को भरने के लिए नॉर्मल मोड का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट बनाने के लिए किस नेटवर्क को ARPANET के साथ जोड़ा गया था? तो इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ NSFNet को जोड़ा गया था। इसको भी अच्छी तरह याद कर लें आप। अगला प्रश्न, उपभोक्ता को सामान भेजता है, किस प्रकार का व्यवसाय है? तो देखिए, उपभोक्ता यानी कस्टमर, तो इसका सही जवाब है कस्टमर टू कस्टमर, C2C। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो है फिनएक्स्ट्रा, ये इसका सही जवाब है। बाकी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ब्लेंडर है, गूगल स्केचअप है, 3D10 है, ये सब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हेडर और फुटर में आप कोई लाइन या कोई वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं हर एक पेज में, तो उसके लिए आपको मास्टर हैंडआउट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। मास्टर हैंडआउट के द्वारा हम हेडर और फुटर में कोई चीज़ जोड़ सकते हैं और फिर वो हर पेज में वो शो होगा। अगला, IFS कोड कितने अंक का होता है? तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। IFS, तो देखिए पूरा जो वर्ड होता है वो आपने IFSC पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि IFS लिखा है और फिर आगे में कोड लिखा हुआ है, तो जो लास्ट का C है उसका तो यहाँ पे मीनिंग फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको IFSC से उसको यहाँ भी आप समझ सकते हैं IFSC, ठीक है। तो IFS कोड कितने अंक का होता है? यानी जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, हर एक बैंक में हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, जिसे IFSC कोड भी कहते हैं। IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, तो वो कितने अंक का होता है? वो होता है 11 अंक का। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, ब्लॉकचेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो वो होते हैं पिछले ब्लॉक के पीछे होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जस्टिफाई की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का यूज़ किया जाता है। जस्टिफाई से तात्पर्य है हम पैराग्राफ को राइट और लेफ़्ट साइड से बिल्कुल बराबर से रखना चाहते हैं, तो हम जस्टिफाई कमांड का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+J। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहक विज्ञापन यानी टेम्पटिंग एड्स पर क्लिक करने से परेशानी हो सकती है? तो बिल्कुल सही जवाब है। जब भी कोई मोहक विज्ञापन आपको दिखाई दे जो नए नए ऑफ़र देता हो, तो आप ऐसे विज्ञापनों पर कभी क्लिक नहीं करें, क्योंकि इससे आपके मोबाइल की या आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे लिंक होते हैं जिनके द्वारा आपका डाटा चुराया भी जा सकता है। आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल पर वायरस भेज के आपका डाटा चुराया जा सकता है। तो इसलिए
मोहक विज्ञापन पर आप कभी भी क्लिक करने से बचें। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है? तो वो है स्पैम। देखिए, वायरस खतरे का उदाहरण है, हैकर्स वो भी खतरे का उदाहरण है, वर्म एक प्रकार से वायरस ही है तो वो भी एक खतरे का उदाहरण है। लेकिन स्पैम जो होती हैं, स्पैम मेल होती है। तो एक्चुअली स्पैम जो मेल है वो हम पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में समझा चुके हैं, जिन्हें हम कुछ वेबसाइटों में जंक मेल भी कहते हैं। तो ये जो होती हैं, ये ऐसी मेल होती हैं जो खतरे का कारण तो नहीं है, लेकिन उनको हमारा मेल सर्वर पहचानता नहीं है, उसके मेल सर्वर जिस मेल सर्वर से वो मेल भेजी गई है, तो इस कारण से वो उसे स्पैम मेल में ट्रांसफ़र कर देता है। या दूसरी वेबसाइटों में जैसे याहू या रेडिफ, हमने पिछली वीडियो में भी उदाहरण दिया हुआ है, तो उनमें जंक मेल कहलाता है, तो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। जब हमारा मेल सर्वर जिस मेल को किसी दूसरे मेल सर्वर से भेजा गया उसको पहचानता नहीं है, तब ऐसा होता है। नहीं तो जो नॉर्मल जो मेल सर्वर होते हैं उनसे आई हुई मेल सीधे सीधे हमारे इनबॉक्स पर आती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है? तो स्पैम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है? तो बिल्कुल इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि कोई क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल्स करता है, तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे क्या कहा जाता है? डेड एंड पेज। यानी दूसरे पेज पर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो डेड एंड पेज कहलाता है। यानी अंतिम पेज है वो, उसके आगे फिर आप नहीं जा सकते, आपको पीछे ही आना पड़ेगा। अगला प्रश्न, 3D ऑब्जेक्ट कमांड स्टेटस बार में पाई जाती है? फॉल्स। 3D ऑब्जेक्ट कमांड स्टेटस बार में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, लिनक्स बूट लोडर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, इतने बूट लोडर में आपको पहचाना, लिनक्स बूट लोडर कौन सा है? तो वो है LILO, लिनक्स लोडर। ठीक है, अगला प्रश्न, सामान्य पाठ के थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है? यानी कोई शब्द या कोई लाइन जिस जगह से लिखी जाती है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हट के वो अगर लिखा गया हो वर्ड, तो वो ऐसे वर्ड सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। यदि वो लाइन से हल्का सा नीचे से लिखे गए हो तो उन्हें सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इन्हें आप दोनों में अंतर समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा सा ऊपर पूछा गया है कि जिधर से आप नॉर्मली लिखते हैं उससे थोड़ा सा हट के ऊपर की तरफ अगर लिखा गया है तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाएंगे, और जो नॉर्मली लाइन से थोड़ा सा नीचे अगर लिखा है तो वो सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न, आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है? तो इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया? तो देखिए, इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया? वो है एपिक। ठीक है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी ये सब विदेशी हैं, लेकिन एपिक इंडिया के लिए लॉन्च किया गया 2010। अगला प्रश्न, लैंडमैन जैसे नेटवर्किंग की शुरुआत कब हुई? कौन से जनरेशन में हुई? तो वो हुई 4th जनरेशन में। इसको हम मार्क कर लेते हैं। वो जनरेशन पूछ रहा है कि लैंडमैन नेटवर्किंग की शुरुआत कब हुई? तो 4th जनरेशन में हुई। अगला प्रश्न, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो देखिए, फाइल को अगर हमें शेयर करना है तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। अगला प्रश्न,
आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? तो देखिए, यदि हमें पैसा भेजना होता है तो कई प्रकार से माध्यम होते हैं, IMPS, NEFT, आरटीजीएस उसमें से एक है। तो आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? तो इसका जवाब है RBI। RBI हर प्रकार के भुगतान का रखरखाव करती है। तो आरटीजीएस से फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका रखरखाव RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है? तो इसका सही जवाब है कोर्टना। पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कोर्टना काम करता है। अगला प्रश्न, यदि आप वर्तमान समय को नहीं जानते हैं तो आप टाइम को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं या करेंगे? तो उसके लिए कमांड है टाइम। हम कमांड लाइन पे सीधे सीधे टाइम लिखेंगे तो जो हमारे सिस्टम में टाइम सेट होगा, यदि गलत टाइम सेट होगा तो गलत शो करेगा। ठीक है, तो टाइम जो भी चल रहा होगा सिस्टम पे वो प्रदर्शित कर देगा, जो भी घड़ी सेट होगी। अगला प्रश्न, एंड्रॉयड OS वाले मोबाइल फ़ोन में इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, पिन है, पैटर्न लॉक है, स्वैप है, ये सब आप यूज़ करते हैं, लेकिन एनक्रिप्शन कोई ऐसा स्क्रीन लॉक नहीं है एनक्रिप्शन नाम का जो उपलब्ध हो हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सर्फ करते समय उपयोगकर्ता की समय बचाने में मदद के लिए इंटरनेट ब्राउज़र कई नेविगेशन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराता है। तो ये है फॉल्स। इंटरनेट ब्राउज़र हमें कई ऐसी सुविधाएं देता है ब्राउज़ करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आरोही अवरोही क्रम में डाटा को फिर से कैसे व्यवस्थित करते हैं? तो देखिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको ऑर्डर में सेट करना है अपने डाटा को। तो उसके लिए जो कमांड है वो है डाटा और सॉर्ट। ठीक है, SORT, सॉर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर यूज़र क्या कर सकता है? तो सुपर यूज़र सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ें कर सकता है सुपर यूज़र। तो यूज़र की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए A एंड B बोथ इसका जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? तो इम्प्रेस के साइड बार में 7 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है। ATM शब्द निम्नलिखित में से किस लिए है? तो देखिए, इसमें ATM से तात्पर्य है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, वैसे आप लोग जो नॉर्मली समझ रहे थे वो यहाँ नहीं दिया हुआ है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक, वो यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है। कुछ वर्ड मिल रहे हैं लेकिन पूरे वर्डिंग नहीं मिल रही है। तो ATM का एक मीनिंग ये भी होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेटीएम अपने ई-वॉलेट कारोबार को स्थानांतरित कर रहा है। तो इट्स ओन पेमेंट बैंक, अपने स्वयं के पेमेंट बैंक के रूप में ई-वॉलेट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, शिफ्ट कर रहा है। तो देखिए, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बार बार लगातार पूछे गए हैं। आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारी हर एक वीडियो जो हम इस अक्टूबर माह में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। आप हमारी हर वीडियो का अध्ययन करें, तभी आप जो नेक्स्ट तिथियों में परीक्षा है उनकी तैयारी आपकी पूर्ण हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ नया आप जानना चाहते हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, और इसी तरीके से बने रहें आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।